ऐसी क्या बात है? राइट, एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी मिस्टर धनंजय जुनरकर। जुनरकर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। धनंजय जुनरकर साहब, तो नरेंद्र आपने राहुल गांधी जी ने मणिपुर के रिलीफ कैंप में तो अपनी मोहब्बत की दुकान, मतलब प्यार की दुकान खोल ली। कहने का मतलब ये हुआ, वहां पर लोग जिस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, देख के बड़ा मजा आया। उनके साथ बैठ करके उन्होंने खाना भी खाया, और एक तो बच्ची थी बेचारी, रोते रोते लिपट गई, वो तो जा करके सीधा राहुल गांधी जी के साथ और रो पड़ी। तो मतलब राहुल गांधी जी बतौर एक विपक्ष के नेता होने के नाते और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते विपक्ष के अपना फर्ज जो है वो बखूबी निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जुनरकर साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली ये रोल अपना पीएम, आदरणीय पीएम मोदी साहब को ये रोल निभाना चाहिए था। 70-75 दिन हो गए, आदरणीय मोदी साहब का कोई कमेंट इसके ऊपर आया नहीं है। और इस 70-75 दिनों के अंदर आप देखिए, वो उन्होंने विदेश दौरा भी किया, और मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके पीछे उन्होंने समय दिया। आदरणीय अमित शाह जी बिहार का दौरा उन्होंने किया, नड्डा जी ने राजस्थान का दौरा किया। अगर ये लोग चाहते और लोग मेहनत करते कि मणिपुर का एक दौरा करते, वहां के जो दुखी लोग हैं, जिनके आंखों में आंसू है, उनकी आंखों के आंसू पहले तो आने ही नहीं देते, उसमें ज्यादा अच्छा होता। अगर आ चुके हैं, कुछ भी गलतियां हुई है, तो वो पहुंचते, उनके साथ हिम्मत रखते, ताकत देते, उनको बोलते पूरा देश आपके साथ है। सर, ये सब चीजें नहीं हुई, ये बहुत बड़ी कमी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी वहां जाना चाह रहे थे, तो उनको कैसे प्रकार से बाधा आ रही थी, आपने देखा, पुलिस उनको रोक रही थी। तो ये जो एक छोटी दिल की राजनीति है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम हमारे देश के जो बांधव है, हमारे बंधु है, अलग राज्य में रहते हैं, क्या वहां जाने से हमको रोका जाएगा? क्या हम लोग उनके दुख में शरीक होकर उनकी ताकत बढ़ाने के काम भी नहीं हम लोग कर सकते? क्या मतलब, किस मोड़ के ऊपर सर हम आ गए? प्रदीप जी। तुष्टीकरण का राजनीति, तुष्टीकरण। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने कहा कि कांग्रेस इज इंडल्जिंग पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण। उन्होंने कहा कि समाज को नुकसान हो रहा है। मोदी साहब का कहना है कांग्रेस के इस नीति से समाज को नुकसान हो रहा है। अनेक जातियों के बीच में दरार पैदा करके जातियों को आपस में झगड़ा करा रहा है। ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण का राजनीति, ये आप पे डायरेक्ट चार्ज लगा दिया है। ये तुष्टीकरण का राजनीति और परिवारवाद, जो करप्शन भरा हुआ परिवारवाद, ये दो चीज आज मोदी साहब ने हाईलाइट कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस थिंग्स विल नॉट गो, दिस थिंग्स इज डिस्ट्रॉयड। कांग्रेस के पॉलिसीज इस सेक्युलर फैब्रिक जो देश का है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप मोहब्बत के दुकान तो खोलने वाले बात कर रहे हो, मगर नफरत के दुकान पैदा कर रहे हो आप। जुनरकर साहब। सर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी बोलते हैं, उसका हमेशा आप उल्टा लीजिए, तभी आपको उनकी बात समझ में आएगी। क्योंकि उनका यूटर्न वाला ही पॉलिसी है। आधार कार्ड के लिए वो हम लोग को गालियां देते थे, डायरेक्ट जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे अमाउंट, उसको हमको गाली देते थे। मनरेगा के लिए हमको गाली देते थे। तो मोदी जी का हमसे बहुत प्यार करते हो। एक्चुअली वो जो बोलते वो खुद करना चाहते होते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो फिर उन लोग इमिडिएट कर नहीं पाते, तभी वो हम लोग को गाली देते कि ये ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे। आप देखिए, हर चीज वो कांग्रेस की इमिटेट करते। जैसे आधार कार्ड देखा आपने, जीएसटी देखा, मनरेगा देखा, और अभी आज लास्ट 9 साल से वो सत्ता पे है। आप मुझे बताइए, उन्होंने एक वो जो मेक इन इंडिया वाली बात की थी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ये सब चीजें अभी उनके बोलने में आती ही नहीं सर। तो ये अभी ये पॉइंट हटा के, जैसे जैसे इलेक्शन की डेट पास आ रही है, आपको यही द्वेष, जाति, हिंसा, हिंदू मुस्लिम, यही आपको सर देखने को मिलेगा। तो ओरिजिनली ये खुद ये सब चीज कर रहे हैं। लेकिन जुनरकर साहब, जहां तक के प्रदीप जी, सॉरी जुनरकर साहब, यस, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, देखिए साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए किसी ऐसे स्टेट में चले जाएं जब वहां स्थिति बहुत ज्यादा गर्म तो हो सकता है कि कोई शरारती तत्व, जैसे कांग्रेस से प्रोत्साहित शरारती तत्व हो सकता है कि वो स्थिति को और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपको एक और मौका मिल जाएगा मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने का। तो शायद इस वजह से रणनीति के तौर पर वो नहीं गए हों। और अमित शाह जी क्योंकि हैंडल तो कर रहे हैं, आखिरकार अमित शाह जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, हैंडल कर रहे हैं ना सिचुएशन मणिपुर की। और यहाँ पर जैसे आर्मी ने कहा कि भाई वी विल नॉट फायर ऑन सिविलियंस के ऊपर हम फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन जैसा अमित शाह जी ने कहा
कि भाई देखिए सिचुएशन कंट्रोल करने को एक मिनट लगता है, कितना टाइम लगेगा जुनकर साहब? वहां पर गोलियों की बौछार हो जाए, 30-40 लाशें बिछ जाएं, सब लोग अपने घर में चले जाएंगे भाग के दुबक के, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन लोग तो मरेंगे ना। तो इसलिए बड़े सब्र से काम लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है इसमें, वो जरा बताएं जुनकर साहब। सर आपने ये जो कहा जा रहा है ये सेंटेंस बोल के पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि आपने जो कांग्रेस के ऊपर आरोप किया कि वो पीएम वहां जाने के बाद कांग्रेस के शरारती तत्व, सर ये बहुत डेंजरस आरोप है और इसका मैं सर ये आरोप को मैं नाकारता हूं। और कांग्रेस अगर मोहब्बत की दुकान जो आदमी 4-4 हजार किलोमीटर चलता है सुबह 4 बजे से लेके, हम लोग सर प्रेम बांटने वाले लोग हैं, आपने अहिंसावादी लोग हैं, हमारे आपने इतने साल पत्रकारिता की सर, हमारा एक भी आंदोलन आप दिखाइए कि जो हिंसात्मक होगा और जो किसी को पीड़ादायक होगा, ऐसा कोई आंदोलन हमने सर आज तक नहीं किया। बहुत लंबा हो जाएगा सर संविधान सर, उसके लिए मुझे 100 शो करने पड़ेंगे आपके साथ। एक आंदोलन आपका यानी कांग्रेस का आपके पैदा होने के पहले से कितनी उसमें जाने गई, कितना क्या कुछ गया, चलिए छोड़िए उस बात को, अभी इसकी बात करें जहां तक अभी का सवाल है। और ये मैं अभी आपको बता दूं, कल हमारे साथ लक्ष्मण सौजी साहब थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं नासिक से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, भारतीय जनसंघ के और अब भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मणिपुर की आगजनी में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो गांधी परिवार का नाम उसमें आएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सर इसमें तो ऐसा है कि आपको सुबह से उठ के गांधी नेहरू को गाली देनी है, अभी आज की तारीख में राहुल गांधी को गाली देनी है, और कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान का हाथ है। ये 3-4 चीजें पकड़ के अगर राजनीति करनी है तो सर इसका कभी सर मणिपुर में पाकिस्तान नहीं है, मणिपुर में चाइना है सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं वही नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जनरली इनका जिस प्रकार से हर चीज को लोग जवाब देते हैं या जो एजेंडा खड़ा करते हैं, सर इनका यही रोल है। आपने अच्छी वो याद करा दिया, चाइना की बात मैं भूल जाता हूँ सर, आपसे सीखे वापरना। सर आपसे सीखे, आप ही से सीखे। नहीं कांग्रेस हर चीज के लिए एक जमाने में फॉरेन हैंड की बात करती थी, इसमें विदेशी आते हैं। हाँ बोलिए ना सर, साहब बोलिए। सर आपके सामने जितना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ। सर संविधान के अनुच्छेद 355 है सर, 355 में लिखा है कि अगर कोई परचक्कर अपने पे आता है या अंदरूनी आपका अशांति है तो वो अपना फेडरल राज्य के हिसाब से, संघ राज्य के हिसाब से देश की जिम्मेदारी है, पीएम की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये काम करे। अगर आपने बोला आदरणीय अमित शाह जी ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां का सीएम फेल है। और आप अभी शो शुरू होने के पहले आपने बोला कि आदरणीय योगी जी ने ये किया, आदरणीय योगी जी ये कर रहे हैं। तो एक बड़े मणिपुर से एक बहुत बड़े राज्य में एक व्यक्ति कायदा कानून पालन करने के लिए क्या कर सकता है, और यही चीज वहां का मणिपुर का मुख्यमंत्री क्यों नहीं देखता? क्या उसको दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, वहां की लॉ ऑर्डर कैसा करना चाहिए? डबल इंजन की सरकार आप बोलते हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फिर इंटेलिजेंस की कमी है। इसका मतलब अगर ये ऐसा हो रहा है, 100 आदमी मर रहे हैं, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, 400 आदमी जख्मी है, 40,000 के आसपास लोग कैंप के अंदर उनको रखना पड़ रहा है। सर ये गवर्नमेंट का फेलियर है, आप ये क्यों नहीं मानते सर? गवर्नमेंट का तो फेलियर है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो गवर्नमेंट खुद मानती है। जुनरकर साहब प्रदीप जी इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो गवर्नमेंट खुद मानेगी कि हम उनका खुद का फेलियर है भाई, कि 70-75 दिन से मणिपुर में अगर हिंसात्मक स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है तो सरकार तो खुद मानेगी कि फेलियर है उनका। जी प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। तो मोहब्बत के दुकान राहुल गांधी जी, प्यार और मोहब्बत के दुकान, वेरी इंप्रेसिव। अमित शाह ने राजस्थान में कहा कि राजस्थान के गहलोत सरकार 3D, एक दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलित अत्याचार, बोले कि ये गहलोत सरकार पूरे इसमें खो गया, मीन्स टोटली इन्वॉल्व हो चुका है 3D में, दंगा, दुर्व्यवहार, दलित अत्याचार। बोले कन्हैया लाल को प्रोटेक्शन नहीं दिया, कन्हैया लाल का जान चला गया, he had to lose his life to these people and police was not arresting, स्टेट पुलिस अरेस्ट नहीं कर रहा था, एनआईए को जाके इनको पकड़ना पड़ा। एनआईए सेंट्रल एजेंसी ने जो कन्हैया लाल के किलर्स को, मर्डरर्स को एनआईए ने पकड़ा है, स्टेट पुलिस ने नहीं, स्टेट पुलिस ने संरक्षण देने से मना कर दिया है। नंबर 1 है करप्शन में गहलोत सरकार। तो ये 3D का चैलेंज आप कर सकते, क्या अमित शाह लोगों को कन्विंस कर पाएंगे
दंगा, दुर्व्यवहार, दलित अत्याचार, कन्हैयालाल, तो कैसे देखते हो आप? मोहब्बत के दुकान मगर मिसमैनेजमेंट है सर। सर आपको याद है ना जुनेकर कन्हैयालाल कौन था? जुनेकर साहब आपको याद है वो ना जो- कन्हैयालाल के बारे में आपको याद है ना? वो सर तन वो से जुदा, हत्या- वो सर तन से जुदा नूपुर हत्या शर्मा हुई जी, थी, हत्या हुई थी। हाँ नूपुर शर्मा जी ने हाँ, जो कहा था वही 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 कन्हैयालाल है जी। हाँ हाँ हाँ। दर्जी बेचारा, जी हाँ बोलिए सर। सर अभी अभी जितनी भी आपने बातें की, थोड़ा सा पास्ट टेंस में जाएंगे तो हेमंत बिस्वा जी के लिए क्या बोल रहे थे आदरणीय मोदी जी, और आज उनके वो आंखों का ब्लू बॉय हो गए जो उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं बीजेपी के लिए और एजेंडा सेट करने का काम करते हैं। हेमंत बिस्वा जी के लिए क्या बात की थी आपको ये आइडिया रहेगी अभी। और आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ सर, तो इनका एक मिनट ऐसा है- जुनेकर साहब, तो जुनेकर साहब आप क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है ना क्या बोल रहे हैं आप? मैं आप बोल रहा हूँ सर कि आप इनको- आपका इनको- आप एक मिनट, आप कांग्रेस के अगर प्रवक्ता व्यक्ति- हैं, एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। आपने अभी कहा हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या क्या बोलते थे और वो बीजेपी में चले गए, उसके बाद क्या प्रदीप जी का सवाल कि अशोक गहलोत जी के ऊपर था, तो मतलब अशोक गहलोत जी कांग्रेस मतलब बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ मैं पूरा आप sentence अशोक मुझे गहलोत जी पूरा बीजेपी करने भेज दीजिए रहे ना, हो? पूरा सेंटेंस अपने ब्रेकिंग न्यूज, नहीं, आपने जुनेकर मेरा साहब sentence- गहलोत ऐसा है गहलोत सर, को बीजेपी। सर आपने मेरा सेंटेंस पूरा करने नहीं दिया मुझे, हाँ, बोलिए काट दिया ना, बीच में बोलिए, आपने, बोलिए, तो बोलिए, मैं आपको बोलिए। ये उनकी सर, बोलिए, बोलिए, मैं उनकी पॉलिसी, हाँ सर मैं उनकी पॉलिसी आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से ये लोग जो जब बोलते कि डबल इंजन की सरकार अगर हमारी है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, अगर अगर हमारी बीजेपी वहां चुन के नहीं आएगी तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सर कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, वहां जो अन्न भाग्य योजना थी चावल के बारे में जो हमने बात की, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल रोक दिया। और राजस्थान की जो नहर परियोजना है सर, उसका बजट 13,500 करोड़ का था, मतलब 500 करोड़ का है, और बीजेपी ने कहा अगर हम सत्ता में आए तो ये बजट हम 46,000 करोड़ का करेंगे। मतलब अगर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको कांग्रेस को हराना पड़ेगा तभी आपको बीजेपी का आशीर्वाद मिलेगा। सर हिमाचल प्रदेश का जो रिक्वायरमेंट है 5,500 करोड़ रुपए का, उनको बीजेपी ने मदद का वादा किया था कि 5,500 करोड़ आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही वहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई तो उन्होंने अभी वो वादा हवा में छोड़ दिया कि कोई वादा नहीं, कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं कर रहा। तो सर ये जब संघ राज्य प्रणाली, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, आपने सभी राज्यों को समान आंख से समान दर्जे से देखना चाहिए। सर ये वैसा वहां करते नहीं है और एक पॉलिटिकल वेंडिटा करते हैं। इसी प्रकार ने उन्होंने शरद पवार जी के लिए भी बीच में परसों एक कमेंट किया था भ्रष्टाचार का, फिर उनके घर पे देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि इनके साथ हमारी बात हो रही थी, सुबह का शपथ विधि भी कर लेता है। तो सर एक लाइन अगर आप पकड़ते हो जिंदगी में सच्चाई की और फिर वो लाइन नहीं छोड़ते हो तो आपकी बात में दम है, लेकिन आप एक रात को ऐसा बोलते हो दूसरे दिन शपथ विधि भी करने को चले जाते हो, तो सर आपको धीरे धीरे कोई गंभीरता से नहीं लेगा सर जी। तो कहने का मतलब ये But हुआ, you know, हाँ, जी प्रदीप जी बोलिए बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जनता के विषय, जनता के सवाल उठाए। उन्होंने शायद मोदी जी से कहा कि आपका ये डायलॉग आपको सुनाता हूं, बहुत हुआ महंगाई के मार, अच्छे दिन आने वाला है। तो अच्छे दिन, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूरे एक लिस्ट बना दिया जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो लोग रोजमर्रा के जीवन में गरीब से गरीब लोग खाते हैं। बोले कि इसका आप प्राइस राइज का जवाब दो। चावल, गेहूं, तूर दाल, चीनी, दूध, नमक, आलू, प्याज, टमाटर आज 100 रुपया है, 100 रुपया किलो। तो आप तो ये मोदी जी ने सवाल किया, तो क्या ये सच्चाई है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बयान कर रहा है कि आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल में गुजर रहा है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ऑल टाइम हाई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है। तो ये 9 साल बेमिसाल जो रिपोर्ट कार्ड लेके घर घर मोदी जी जा रहा है, जुनेकर साहब ये क्या आपको लगता है कि दोनों ऑपोजिट लग रहा है? मोदी जी तो दिखा रहे कि पूरे देश में सब कुछ ठीक है और खड़गे साहब बोल रहे कि बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, जो रोजमर्रा के जीवन में इतना महंगा हो चुका है। अभी जुनेकर साहब कहाँ हैं आप किस जगह पर हैं जुनेकर साहब? मैं सर बोरीवली मुंबई में हूं सर। मुंबई में, चलिए ठीक, मुंबई में। तो तूर दाल खरीद रहे हैं सर आप? सर मैं अभी वही आपको भाव बताता हूं सर। तूर दाल खरीदते हैं आप? टमाटर मेरे 130 की है शायद, 130 जानते मैं जानता हूँ जी। हाँ बोलिए बोलिए सर। बिल्कुल सर अलग अलग एरिया में अलग अलग है। आज का भाव मैं बताता हूँ सर। वो डॉलर का जो 100 रुपए का था वो तो अभी छोड़ दीजिए, देश के इज्जत के साथ वगैरह बड़े बड़े डायलॉग थे डॉलर वाले भी, हम तो डॉलर का बात भूल ही जाइए। टमाटर अपना डॉलर से भारी हो गया सर, 125 रुपए टमाटर है, अदरक 250 है,
धनिया 150 है, अरहर की दाल 200 रुपए में मिल रही है, लहसुन 200 रुपया, ये गोभी जरा ज्यादा हो गया 160 यार, रुपया, 130 है यार, 200 रुपए शिमला का। शिमला मिर्च 80 रुपया। सर अच्छे, आप एक अच्छे क्वालिटी का अच्छे जगह से लेंगे तो ये है 10-20 रुपया का फर्क पड़ जाएगा, जी। अगर आप कोई थोड़ा सा और आगे पीछे कर दे तो। लेकिन सर ये एवरेज है। अगर आप इसका आप देखो, किलो का भाव पहले के जमाने में बोलते थे कि ये किलो है, तो आज की तारीख में सर फेरी वाला आपको पाव किलो का ही भाव बोलता है, 1 किलो का भाव बोलता ही नहीं है सर। अगर बोलता है 50 रुपए तो आप समझ लीजिए वो 50 Correct, correct। पाव किलो का भाव है। तो मतलब किलो का टमाटर, लेने की हिम्मत खत्म हो गई। तो टमाटर अभी 125 का, 125 है, 115 है, 115, 110 है, अलग अलग है, पर 125 हाईएस्ट है सर। और अदरक कितने का बताया आपने? 250। अदरक में बताया 225 है, 210 है, 215 है, सब अलग अलग एरिया पर है। और highest नीचे lowest में। और शिमला मिर्च 90 रुपए की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 80 रुपया शिमला मिर्च, 80 रुपया। 80 रुपए की। जी क्या बात हाँ है, सर। वंडरफुल। अरे सर क्या बात है, मतलब किसी का तो फायदा हो रहा नहीं, है सर, नहीं किसी का तो नहीं, फायदा हो रहा चाहिए होगा सर, ना। सर, अरे सर जो सर, जो जो सर, जो किसान- बेच रहा है उसका तो फायदा हो रहा होगा। नहीं सर, ये किसानों को अगर डायरेक्ट मिलता है ना सर, तो उसमें एक मजा और थी कि किसानों के घर पे पहुंचता। सर ये किसानों को भी नहीं मिल रहा है, ये बीच में के जो ब्रोकर है जिन्होंने पसीना नहीं बहाया सर, इन्होंने लूट किया, आर्थिक शोषण किया, उसके घर पे पैसा जा रहा है। जो जरूर, स्टॉकिस्ट है उसके घर पे प्रदीप जी पैसा आपको जा याद रहा है होगा, सर। प्रदीप जी आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मैंने और आपने कितने शो किए हैं सड़क के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी के नेताओं ने, जुनेडकर साहब सुनने वाली बात है, इससे भी कम कीमत थी सब्जियों की, इससे भी कम कीमत थी तूर दाल की, इससे भी कम कीमत थी आटे दाल चावल की, जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया ना। आपकी सरकार के, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के नाक में दम करके रख दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। हर कोने पे, हर सड़क पे, हर जगह पे मोर्चे निकालते थे, कॉर्नर मीटिंग करते थे, रैलीज करते थे, हर जगह पर यही दिखता था। बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, हर जगह पर यही दिखता था। सर आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप पहले प्रवक्ता हैं जिसने आकर के कीमतों के बारे में बात करी है, जुनेडकर साहब। कांग्रेस के प्रवक्ता तो इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। सर बताएं। नहीं सर, हम मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, और मोर्चे भी निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। लेकिन जो मीडिया का, और आप लोग ने बताया सर कि आप लोग और प्रदीप जी जहां जाते थे मेहनत करते थे, तो आज सर आप दोनों जैसा मेहनत करने वाला कौन सा मीडिया है, कौन सा रिपोर्टर है, कौन से लाइव शो में, रात के कौन से टीवी के शो में बताया जाएगा कि अदरक का भाव ये है? ये बोलने वाले आप जैसे पत्रकार अभी कितने बचे मार्केट में? तो गोदी मीडिया, कुछ उद्योगपति और थोड़ा धर्म, इसकी जादू करके ये इस लोगों को मूर्ख बना के, हैमरिंग करके करके करके, और व्हाट्सएप की इनकी राजनीति, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से लोगों को भ्रमित करके सर ये लोग लेके गए देश को, 9 साल राज्य चलाया, कम से कम देश को 25-30 साल ये लोग पीछे 9 साल बेमिसाल। 9 साल सर इन्होंने बर्बाद कर दिया, बर्बादी के 9 साल है सर। अगर आप देखिए सर कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी अच्छे इकोनॉमिस्ट होते तो वो 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम थे, उसमें उन्होंने 53 करोड़ का कर्जा हो गया सर गुजरात में। उसके बाद 2014 से जब उन्होंने गुजरात छोड़ा, तब 1,65,000 करोड़ का कर्जा गुजरात पे हो गया, और आज की तारीख में सर 3 लाख के ऊपर ये कर्जा गुजरात के ऊपर है, 3 लाख करोड़। तो आप सोचिए, अगर ये अच्छे इकोनॉमिस्ट होते तो ये कर्जा उनके 10-12 साल के राजनीति में भी वहां नहीं हुआ, सीएम के पद जब संभाला था तभी नहीं हुआ। पीएम है लेकिन सीएम का भी उधर कोई रोल नहीं। आपको मालूम है गुजरात में सीएम खाली नामदारी है, सब कुछ वो मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं। मतलब वो गुजरात को संभाल नहीं पा रहे। और अभी अमेरिका के दौरा से भी जो आए, जाके आके वो भी छोटी मोटी कोई कंपनी लाने का कोशिश उनका है, वो भी गुजरात के लिए। महाराष्ट्र की जो कंपनियां थी वो भी लेके गए गुजरात में। जितने भी विदेश के राष्ट्र के अध्यक्ष आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, सबको उठा के लेके गए गुजरात में। तो ये गुजरात ही उनका एक राज्य है और बाकी देश के नेता ही नहीं है। इस प्रकार की भावना लोगों में ज्यादा है। तो इसलिए सर इनकी जितनी भी बातें हैं ना, अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे कि ये बातों में कोई दम नहीं तो है। कहने का मतलब ये मीडिया अगर हुआ, आपको सपोर्ट करे, तो कहने का मतलब ये हुआ जो उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में कहा था कि भाई या तो जितने भी विपक्ष हैं, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने हैं, या तो इकट्ठे आ जाएं अगर बीजेपी को हराना है, वरना आप अलविदा कह दीजिए डेमोक्रेसी को, अलविदा कह दीजिए लोकतंत्र को, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से एग्री करते होंगे कि सबको इकट्ठा आना चाहिए।
क्या इकट्ठा आना चाहिए सबको? बिल्कुल सर, इकट्ठा ही आना पड़ेगा, जनतंत्र बचाना पड़ेगा। और अभी नामबियार साहब ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि तुष्टीकरण का राजनीति, उसमें मैंने वही सेंटेंस बोला था कि आदरणीय मोदी जी जो बोलते हैं ना, उसका विरोधी लेने का। जैसे अमेरिका में उन्होंने बोला कि भारत एक जनतंत्र है और मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, तो उनकी जो बातें थी, जो एक ही सवाल पूछा गया उनको, तो वो सवाल में उसको पसीना आ गया उनको, और उन्होंने वो सवाल का जवाब भलता ही, अगर चर्चगेट का सवाल पूछा है तो आपने उनका पसीना आंसर देखा? विरार की दिशा का था। चलिए, तो ये फिर ये नहीं, बता दीजिए जुनकर जुनकर साहब, फिर आम आदमी जुनकर- पार्टी जब आपको कह रही है कि जो ब्लैक ऑर्डिनेंस है उसका विरोध कीजिए राज्यसभा में, क्यों नहीं कर रहे? कौन सा असर? आवाज नहीं आया सर आपका। मैंने कहा जो आम आदमी पार्टी आपको बोल रही है हाँ हाँ, कि जो काला ऑर्डिनेंस है जिसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उल्टा कर दिया गया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उस पर कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? नहीं करेगी नहीं सर, उसका स्थान अलग है। जिस दिन वो आएगा, जब राज्यसभा में लोकसभा में जब बात होगी उसकी, उस समय सब मीटिंग होगी और बिल्कुल होगा सर, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि जनतंत्र बचाना ही है हमको। पर बीच बीच में जो आप आदमी, आप वाले लोग हैं, थोड़ा बीजेपी का बी टीम के माध्यम से काम करते हैं, और एक ब्लैकमेलिंग जैसी कोई आपको बोले ये करो तो ये होगा, इस प्रकार की राजनीति सर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आह्वान बड़ा है, अपना शत्रु बड़ा है। जुनरकर साहब, संभाल जुनरकर साहब, your the Congress view, the Indian National Congress on uniform civil code. एक प्रश्न है, आप किस तरफ हो? You Congress, Indian National Congress are the founding fathers. जब आजाद हुए तो बीजेपी was not in picture. You are the founding fathers. Uniform civil code is a part of directive principles of the Constitution. और फाउंडिंग फादर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अंबेडकर जी के नेतृत्व में, तो ये फाउंडिंग फादर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें डाला था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिजायरेबल, मोस्ट वांट। तो व्हाट इज द कांग्रेस? व्हाई इज द कांग्रेस ना इधर ना उधर, कंफ्यूज स्टेट? मोदी को अक्यूज कर रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अक्यूज कर रहे कि आप यू आर थ्रेटनिंग द माइनॉरिटीज, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट डिवाइड इन द सोसाइटी बाय ट्राइंग टू एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज द कांग्रेस स्टैंड, जुनरकर साहब, ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड? ना भूलते हुए कि फाउंडिंग फादर्स वर द कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो रचना है वो आज नहीं तो कल आपको लाना है, ये विचार करके ही उसको संविधान में उसका हमने उसमें अंतर्भूत उसको किया था। और बीजेपी ये दिखा रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हम ये दिखा रहे कि मुसलमानों को किस प्रकार से हम हैरान कर सकते हैं, और ये एक ही चीज दिखा रहे, उसको अभ्यास और उनका कोई डेटा, कोई ड्राफ्ट आया नहीं है। सर, पर्सनल लॉ में आप देखिए, आदिवासी का पर्सनल लॉ अलग है, हिंदुओं का भी ये जो अगर तकलीफ होती है कि हिंदुओं को टैक्स में जो बेनिफिट है, एचयूएफ का जो बेनिफिट है, उसके साथ साथ आपका फैमिली और गार्डियनशिप के जो लॉ है, हमारे वारसा जिसको आप हेयरशिप का जो लॉ है हमारा, वो सब चीजें सर आपको उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैन लोगों के लिए अलग अपने यहाँ कानून है, पारसी लोगों के लिए अलग कानून है, वो सबका विचार आपको लेना पड़ेगा। मेरा विचार ये है कि ये लॉ की जरूरत बिल्कुल अपने देश को है, लेकिन उसमें एक ही चीज होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन पे आपका क्या अलग है। अगर हिंदू लड़की का जो अधिकार है वो पारसी लड़की को है क्या, वो मुसलमान लड़की को है क्या, वो गुजराती लड़की को है क्या, वो पंजाबी लड़की को है क्या, इसमें मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, कैसे आपको काम करना है। अगर आप हर एक आदमी का जीवन की स्टाइल अगर आप बंदी करने जाएंगे सर, तो पूरा देश 150 करोड़ लोगों को आप इकट्ठा दुखी करने से ना, ये जो इनका जो शस्त्र है ये उल्टा होके शायद बीजेपी को इसकी तकलीफ भी हो सकती है। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिलहाल आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप विरोध करेंगे, क्योंकि आपके नहीं मुताबिक करेंगे सर, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। हमारी कमेटी हमने बिठाई हुई है इसके ऊपर विचार करने के लिए, ड्राफ्ट आने दीजिए कौन सी चीजें सही है। नहीं तो ये क्या है, 303 सीटों की ताकत पे आप वापस और कुछ नया रूल लाके लोगों को हैरान तो नहीं करेंगे। जैसे किसानों के लिए आपने काले कायदे लाए थे, वो जिस प्रकार से आप जमीन हड़पने के कायदे ला रहे थे, वैसा आप यूनिफॉर्म ये कोड के नीचे अंदर अपना दूसरा एजेंडा तो नहीं चलाएंगे। ये हमको लेकिन बीजेपी ने ये कहा है, देखिए साहब, लॉ मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा पूरी तरह डिस्कशन के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अभी तो लॉ कमीशन ने सजेशन इनवाइट किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, और लग ऐसा रहा है कि लोकसभा 2024 के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद लागू भी हो जाए।
मालूम नहीं होगा मैं या नहीं सर- होगा। सर आप देखिए, ये भी पॉलिटिकल एजेंडा है। 2001 से 2014 साल तक मोदी जी वहां खुद थे सीएम, क्यों नहीं एक भी बार उन्होंने वो लाया? कौन रोक रहा था उनको? आज 9 साल हो गए सर, पहले ही साल आप लेके आते, इनके पास ताकत थी। और ये जो किसानों नहीं के इतनी कायदों ताकत की नहीं जब थी ना teaser- सर, सर इतनी ताकत नहीं थी ना, 303 सीटें नहीं तो थी। ये 5 साल खत्म होके अभी एक साल बचा, उस समय क्यों आप इलेक्शन के सामने ला रहे? क्यों इलेक्शन जीतना है ना पे- सर इलेक्शन जीतना है। हाँ, तो मतलब ये पॉलिटिकल एजेंडा है सर, पॉलिटिकल एजेंडा है। हर चीज जैसे आपने ये सेंटेंस- हिंदुस्तान में हर चीज पॉलिटिकल ही होती है ना सर, कि नहीं सर, राहुल पर गांधी आप जी का जैसा- राहुल गांधी जी का मणिपुर जाना आप कहते हैं नॉन पॉलिटिकल है, बीजेपी कहती है पॉलिटिकल है, ऐसी क्या बात है? मतलब वो तो नहीं सर, बीजेपी और Difference हम of लोग एक opinion दूसरे है पे ना। कुछ भी, सर बीजेपी हम लोग के ऊपर कुछ भी बोले हमको चलेगा, पर लेकिन आप जैसा सच्चा आदमी पत्रकार बहुत कम है। आपने सीधा बोला इलेक्शन है ना, ये आपका एक सेंटेंस दिखाता है कि आप कितने ईमानदार हो। सर आज की तारीख में ये सेंटेंस बोलने की कोई पत्रकार में हिम्मत नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच जुनकर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कभी कभी हम लोगों की भी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कांग्रेस इस वक्त बहुत अच्छा कर रही है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत इंप्रेसिव है जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। आप ऐसे ही काम करते रहें, आपके कार्यकर्ता और ऊर्जा जुनर बहुत साहब का जो जबरदस्त। ऊर्जा है मानना पड़ेगा। और बाकी कांग्रेसियों में भी, आप बाकी कांग्रेस के भी प्रवक्ता देख लें, वर्कर देख लें, मैंने पहले कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आपके नेतागण फिर भी कभी कभी रूठ के बैठ जाते हैं कोने में, लेकिन कार्यकर्ता नहीं बैठता सब, मैंने देखा है, मानना पड़ेगा। और मुंबई में जो आपने अभी किया है ना, वो तो काबिल तारीफ है साहब। वर्षा गायकवाड़ जी को आपने एमआरसीसी का अध्यक्ष जो बनाया है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की, मानना पड़ेगा। एक दलित महिला को, हमारे बड़े अच्छे मित्र एकनाथ गायकवाड़ जी, उनकी सुपुत्री को आपने अध्यक्ष बनाया एमआरसीसी का, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक वंदे यू। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। लेकिन प्रदीप जी